तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं गेट फार्मर्स टू किक राइस वीट एडिक्शन। सो चावल और गेहूं, इसकी खेती की जो एडिक्शन है फार्मर्स को, इनसे बाहर निकलना होगा अगर खेती बाड़ी में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ फॉर प्रॉफिट आप करना चाहते हो। तो भारत जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है प्रो सीरियल आइडियोलॉजी जो है उसको अपनाकर चल रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो ये इसको क्यों अपनाकर चला, क्योंकि भारत का जो बैकग्राउंड रहा है आज़ादी के बाद, तो आज़ादी से पहले भी भूखमरी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैदा होती थी भारत में, और उस समय अनाज की भी बहुत कमी होती थी भारत में। और जितनी आबादी होती थी उस हिसाब से जो ग्रोथ होती थी एग्रीकल्चर की नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से जो खाना है वो सब तक नहीं पहुंच पाता था, और भूखमरी के कारण बहुत ज़्यादा मृत्यु होती थी भारत में। तो कई बार तो ऐसा होता था हम यूएसए से वीट और राइस इंपोर्ट करते थे, और जब हमारी वॉर लगती थी पाकिस्तान के साथ तब यूएसए हमें धमकियां भी देता था कि आप अपनी वॉर ख़त्म करो पाकिस्तान के साथ, नहीं तो मैं आपका दाना पानी ख़त्म कर दूंगा, वो उसकी सप्लाई जो है वो भेजनी बंद कर दूंगा। तो ये आज़ादी की बात की सिचुएशंस हैं, 1965-66 की सिचुएशंस हैं। तो उस समय बहुत ज़रूरत थी कि किसी ना किसी तरीके से जो है पैदावार जो है उसको बढ़ाया जाए। तो उस समय लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे उन्होंने एक केमिकल इंट्रोड्यूस किया जो कि उनके दोस्त पहले से इंट्रोड्यूस कर चुके थे मैक्सिको में। तो उसका थोड़ा लाभ बढ़िया निकला, प्रोडक्शन ज़्यादा निकली, तो उसको यहाँ पर लाया गया। उसको जो फर्टाइल लैंड्स थी भारत की, तो उस समय पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो अभी भी ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स मानी जाती हैं भारत में। तो यहाँ पर उनका छिड़काव किया गया और प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई। तो उस समय गेहूं और चावल यही दो फसलें थी जिनकी ज़रूरत थी भारत को। लेकिन अभी बहुत समय निकल चुका है, अभी सिचुएशन और हो चुकी है। तो क्या सिचुएशन हो चुकी है, तो उसी के बारे में अच्छे से चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसको अगर हम सही तरीके से आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन चेन अगर फार्मर्स को हम सही देना चाहते हैं, तो स्ट्रेटजीज में कुछ चेंज करना होगा, जो फसलों का चुनाव उसमें बदलाव करना होगा। तो अभी के लिए क्या चल रहा है कि जो भी खेती बाड़ी होती है, राइस होता है, वीट होता है, उनको भारत सरकार खरीदती तो है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी फसल खरीद ली जाती है। बहुत बड़ी फसल ऐसी होती है जो अनसोल्ड रहती है, और अनसोल्ड अगर भारत सरकार खरीद भी लेती है उसके बाद भी ऐसे पड़ी रहती है, वहाँ पर ख़राब हो जाती है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं आगे निकल कर आता। तो भारत सरकार अगर ये फसलें खरीदती भी है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है। अगर इनको बाहर हम एक्सपोर्ट करें तो इतना मार्केट के हिसाब से हम कंपटीशन नहीं दे पाते वर्ल्ड वाइड, क्योंकि पहले से ही बहुत महंगी हम खरीद कर चुके होते हैं अगर बात करें राइस और वीट की। तो अभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए देखो, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है भारत सरकार और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में। जो नए फार्म लॉस आए हैं कि आप उनको वापस लो, भारत सरकार हालांकि बहुत सारी प्रावधान उसमें चेंजेस भी कर रही है, लेकिन वो स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आवाज़ यही उठ रही है कि इनको पूरी तरह से रद्द करो। तो इससे क्या है कि जो आप एनरिचिंग इंसेंटिव्स दे रहे हो, भारत सरकार जो देती है, जो जैसे एमएसपी पे खरीदती भी है, तो आने वाले समय में वो बदल सकता है अलार्मिंग डिसइंसेंटिव में भी। सो डिसइंसेंटिव बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर मिलने को, जैसे मैंने यहाँ पर चर्चा की कि बाहर एक्सपोर्ट भी करना है माल, तो नहीं हो पाता। तो जो कॉम्पिटिटर है वर्ल्ड वाइड, जैसे चाइना है, उसकी फसल ज़्यादा खरीदते हैं लोग, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती होती है भारत के हिसाब से। तो यहाँ पर चाहिए कि जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको एक क्लियर जो है एम्प्लॉय एक देना होगा, एक स्ट्रेटेजी, एक व्यू दिखाना होगा फार्मर्स को कि अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप जो है वेजिटेबल्स की ओर जाओ, दूध उत्पादन की ओर जाओ, फ्रूट उत्पादन की ओर जाओ, ऑयल सीड्स, पल्सेस, तो इनकी ओर जाओ अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब मुमकिन हो पाएगा अगर हम अच्छे से सही तरीके से हम फार्मर्स को बताते हैं कि आप सही काम कर रहे हो। तो अगर उनको हम कन्विंस कर लेते हैं तो वो भी काम करना शुरू कर देंगे। और आगे अगर बात करें वीट और राइस के प्राइसेस की, तो उनके मुकाबले जो वेजिटेबल के प्राइसेस है वो ज़्यादा वोलाटाइल है, मतलब कि अस्थिर रहते हैं। तो कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, मतलब मोस्टली डिमांड ज़्यादा रहती है। अगर इसमें भी अगर सही तरीके से अगर इनको इसकी सप्लाई करे फार्मर, तो इसमें प्रॉफिट ही कमाएगा। आगे बात कर रहे हैं कि जो इनकी सप्लाई रहती है वेजिटेबल्स की,
वो भी अनस्टेबल है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी बहुत कम आ जाती है। तो इससे भी जो है प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सब्जियों की अगर बात करेंगे उनकी ज़रूरत तो है ही है। तो कमी जब होगी तब आप देखना मार्केट में जब चीज़ नई नई आती है तब कमी होती है किसी भी वेजिटेबल्स की, तो उनके भाव बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब उसका पूरा का पूरा सीज़न निकलने वाला होता है तो फिर भाव जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम इसके साथ अटेस्ट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी प्राइस राइज आता है या फिर सप्लाई में शॉर्टेज आती है तो फार्मर्स उन सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो सप्लाई डिमांड का जो गैप है उनको फिल कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये अगर ऐसा फार्मर्स करते हैं तो उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट आता है, तो उससे किसानों को ही फ़ायदा होगा। तो इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि किसान जो है खुद अपने हिसाब से भी इनका स्टॉक रख के उस हिसाब से इनका जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मंडियों की बात करें वहाँ पर, अगर जहाँ पर डायरेक्टली जो है सब्जी बिक रही है वहाँ पर भी जाकर डायरेक्टली जो है सेल कर सकते हैं। तो अगर ओवर सप्लाई होती है तो फिर प्राइसेस जो है वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसानों के ऊपर है। अब ये काम सभी कौन कर रहे हैं? जो यहाँ पर स्टॉकिस्ट हैं, जो किसानों से वेजिटेबल्स खरीद लेते हैं और बाद में अपने पास स्टॉक रखते हैं। और स्टॉक जो है उनके पास बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रहते हैं, कूलिंग सिस्टम रहता है, जिसकी वजह से वो सब्जी खराब नहीं होती काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन किसानों के पास, आम जो किसान है उनके पास ये जो फैसिलिटी है ना, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो वो आम किसान यही चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सब्जी उगाऊं, जहाँ फसल उगाऊं, उसको बस जल्दी से जल्दी मैं बेच आऊं। क्योंकि जब तक वो बेचता नहीं तब तक उसके मन पे टेंशन रहती है कि ये ख़राब ना हो जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए, या बारिश ना आ जाए, या फिर बाढ़ ना आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन से किसान जो है ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो बड़े किसान जो है वो ऐसा कर सकते हैं, एक स्टोरेज हाउस बना सकते हैं और छोटे किसानों को उसका लाभ दे सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स हैं, उनको अभी इस साइन कर्व से बाहर निकल कर आना होगा। जो इनको एडिक्शन है वीट और राइस की, उससे बाहर आना होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो भी क्लियरली इंसेंटिव दें वेजिटेबल्स के ऊपर, ऑयल सीड्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, ताकि जो कि इनकी फार्मिंग है उसमें बढ़ावा हो और फार्मर्स को जो है अच्छे तरीके से जो है मोनिटाइज हम कर सके, अच्छा पैसा वो कमा सकें। तो ये सिर्फ अनफ नहीं होगा ये कि आपने जो है एक मैसेजेस आपने सेंड कर दिए और जो है आप बात कर रहे हो सब्सिडीज़ की। ओके, तो अगर इनकी बात करें तो सब्सिडीज़ भी भारत सरकार बहुत ज़्यादा देती है। जो ये फसलें हैं, चाहे ये गेहूं है चाहे चावल है, तो बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी जाती है। अकेला अगर बात करें तो बिजली मिलती है तो उसमें भी बड़े तरीके की सब्सिडी होती है। कुछ स्टेट्स बिजली भी माफ़ ही कर देते हैं, पूरी बिजली के बिल ही माफ़ कर देते हैं। तो इससे भी स्टेट को बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। और इसके अलावा भारत सरकार भी बहुत तरह की सब्सिडीज़ देती हैं। फर्टिलाइज़र सब्सिडी भारत सरकार की ओर से आती है, जिसमें भी भारत सरकार का बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। उसके बाद एमएसपी पे सरकार खरीदती है, उसके ऊपर भी भारत सरकार का बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। और इतना खर्चा होता है कि अगर उसको एक्सपोर्ट भी करें ना, अनएक्सपोर्टेड रह जाता है, अनकंज्यूम रह जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक होता है, सारा स्टॉक कंज्यूम नहीं होता। हालांकि उसको रखा इसलिए जाता है कि अगर कंडीशन कोई आने वाले समय में ऐसी बन गई कि भारत में खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाई और शॉर्टेज हो गई, तो उसको हम जो है उसकी पूर्ति कर सके, तो इसलिए हमने यहाँ पर गोडाउन्स रखे होते। लेकिन गोडाउन की भी जो है ना, जो समर्था होती है उससे बाहर ही चला जाता है अनाज, तो ज़्यादा अनाज जो है वो ख़राब ही हो जाता है, तो अनकंज्यूम रहता है, अनएक्सपोर्टेड रहता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसके अलावा जो मिडल मैन होता है, जिसको हम आड़तीय बोलते हैं, तो वो भी जो है कोई कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो और तरीके से जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है फार्मर्स की। तो यूनियन बजट जो है वो यहाँ पर एक मोमेंट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि एक राइट पॉलिसी जो है प्लफिंग की, उसके द्वारा कि जो नॉन सीरियल क्रॉप्स है वो आपकी जो है कैश क्रॉप्स हो सकती हैं। तो अभी जो टास्क चल रही हैं तो वो यहाँ पर बात यही करी जा रही है कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड फॉर फार्मर्स एंड गवर्नमेंट, मतलब कि ये कॉमन ग्राउंड मिले जिसके ऊपर वो बात कर सके, मसले का हल निकाले। जो अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जिस तरह के भी सोल्यूशन फार्मर्स को चाहिए उसके बारे में चर्चा कर सके। तो आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उसका काम यही होता है कि फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखे, उसको और समृद्ध कैसे बनाया जाए, तो यही गवर्नमेंट का काम होता है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट का जो व्यवहार है कि पूरा रिजिड है, गवर्नमेंट रिजिडिटी है कि अभी वो जो नए फार्म लॉस हैं उनको रिपील नहीं करना चाहते, तो ये सब चीज़ें मदद नहीं करेंगी। तो ये था ऑथर का कहना। यहाँ पर पूरा आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं।
तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।